हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे को आप पढ़ाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कौम दूसरी कौम की खून की प्यासी हो गई। वो शिक्षक जो आज भी समाज से लड़ते हुए समाज को जोड़ने का काम कर रहा है कि यही मंदिर साफ है, इसी में नमाज पढ़ लो। मेरी हिम्मत को सराहो यारो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। जब हम आरएसएस के स्थापना का 100वां वर्षगांठ मना रहे हैं और जब हम जय श्री राम के नारों के साथ अयोध्या का भ्रमण करने निकलते हैं और जब हम ये कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, तब हमें ख्याल आता है कि हमारे समाज में, हमारे बीच में शिक्षा का रोशनी फैलाने वाला मकसूद अहमद जी भी हमारे साथ हैं। ऐसे भी लोग समाज में हैं जो ना सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो सभ्यता संस्कृति है उसका एक पहचान बन चुके हैं, खासकर शिक्षा के नज़रिए से। हमारे साथ मकसूद अहमद जी हैं। मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं बता पाऊंगा, ये खुद अपने बारे में बताएंगे। मकसूद जी, आपने कमाल कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे को आप पढ़ाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कैसे हो रहा है? जब मैं बचपन में बहुत प्राइमरी क्लास में था तो जिस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लिया करता था, उस प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हमारे घर पे आते थे कि आपके बच्चों को लेने के लिए आए हैं। इस प्राइमरी स्कूल के क़याम में एक मंदिर का स्पेस इस्तेमाल हुआ, यानी वो स्कूल एक मंदिर में था और उसके हेडमास्टर राजपाल सिंह जी थे और हमारे जो क्लास टीचर थे वो रामपाल सिंह जी थे। तो जब हम कभी उनसे ये कहते थे फ्राइडे की हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे शुक्रवार को, तो वो ये कहते थे, वहाँ के जो पुजारी थे, कि यही मंदिर साफ है, इसी में नमाज़ पढ़ लो। ये सन कब की बात कर रहे हैं आप? ये बात मैं कर रहा हूँ सन 1974-75 की। ठीक है। और जब वो कहते थे कि नमाज यहीं पढ़ लो, तो जब हम नमाज पढ़ लिया करते थे उस पक्के फर्श पे, साफ सुथरे फर्श पे, तो वो हमें बतासे वो खाने के लिए दिया करते थे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फिर हम जूनियर हाई स्कूल खुड़लिया चले गए, तो वहाँ भी हमारे शिक्षक जो है विनोद कुमार शर्मा, हरवीर सिंह और जो दीगर टीचर थे, देवदत्त शर्मा, तो हमें जिस अंदाज में उन्होंने पढ़ाया और वहाँ पर भी वही रवैया हमारा टीचर्स का साथ रहा। वो इतना प्यार करते थे उस वक्त में कि हमारे स्कूल की शान है मकसूद अहमद, ये वो बचपन में कहा करते थे। और उस स्कूल के जो उस वक्त चेयरमैन थे रघुवर दयाल शर्मा जी, वो 26 जनवरी 15 अगस्त पर एक इनाम में 1 रुपया या एक पेंसिल, कच्ची पेंसिल या ज्योमेट्री बॉक्स दिया करते थे। तो हमारा उत्साह बढ़ता चला गया और फिर हम जो है रघुवीर सिंह इंटर कॉलेज सिंभावली में आ गए। 82 में जब वो पूरे हिंदुस्तान में अध्यापकों की हड़ताल हुई, स्ट्राइक हुई, तो उन्होंने कुछ स्कूल के बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम्हें हम टीचर बना रहे, तुम्हें पढ़ाना है। 10,000 की स्ट्रेंथ वाला कॉलेज और वो दबदबे का प्रिंसिपल जिसने बोर्ड एग्ज़ाम और लोकल एग्ज़ाम बगैर टीचर के स्ट्राइक पर जाए हुए अपने नाम और अपने रौब की वजह से करवाए, तो मुझे तो शिक्षक उसी वक्त उन्होंने बना दिया था जब मैं सिर्फ 11th क्लास में था और मुझे 9th क्लास का क्लास टीचर बना दिया था। मैं अपनी क्लास भी पढ़ता था और खाली पीरियड में जाकर दूसरी क्लासों को पढ़ाता था। तो वो इतना मोहब्बत और प्यार करते थे सभी बच्चों से, कोई ऐसा नहीं कि अकेले मुझसे, बल्कि वो 10 के 10,000 बच्चों को अपना परिवार का हिस्सा समझती थी। वो जो अनुशासन हमने पढ़ने के ज़माने में देखा, इंटर कॉलेज तक, प्री डिग्री कॉलेज किसान डिग्री सिंभावली में
फिर MM कॉलेज मोदी नगर में जब मैंने एडमिशन 87 में लिया तो 87 में मेरठ में दंगा भड़क गया और वहाँ एक कौम दूसरी कौम की खून की प्यासी हो गई। लेकिन ऐसे वक्त में जहाँ मुसलमान का नाम समझ के हिंदू एक दूसरे को जला रहा हो, जहाँ PSC मलियाना वाला जो कांड था वो गोली मार रही हो, यानी फोर्सेस भी कमजोर हो गई थी, वहाँ उस मुल्तानी मोदी कॉलेज के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट द्विवेदी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें हॉस्टल में नहीं रहना, माहौल बड़ा खराब है, तुम मेरे घर पर रहोगे। नहीं, आप इमोशनल मत होइए। देखिए, यही एक जर्नी है समाज का, जब समाज डाइवर्जन में जाता है, लेकिन ये आपको एक सिखा जाता है। आज आप पुरानी दिल्ली में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उनका करियर बना रहे हैं, और वो भी अपने पॉकेट से, अपने खर्च पे। तो एक शिक्षक इतना कमज़ोर नहीं हो सकता, और वो शिक्षक जो आज भी समाज से लड़ते हुए समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं, ये विवेक शुक्ला जी ने मकसूद अहमद जी को पर एक किताब लिखा है जिसका हेडिंग है तालीम की रोशनी फैलाते हुए मकसूद अहमद। सोचिए कि आज समाज हमारा कितना बदला है कि एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, एक अच्छे टीचर, एक बेहतरीन शिक्षक जो पुरानी बातों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातों को याद कर आज भी इमोशनल हो जाता है। क्या हो गया है हमारे समाज को। और ऐसे समाज में जब ये शिक्षा का अलग जगा रहे हैं तो इमोशनल होना इनका बड़प्पन भी हो सकता है, और ये बड़प्पन ही है, हमें इनका साथ देना चाहिए। जी। तो जब दुबे जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी कि आप मेरे घर चलिए, तो जो हॉस्टल के बच्चे थे वो भी साथ आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप इनको यहाँ से क्यों ले जा रहे हैं, ये यहीं रहेंगे, कॉलेज में रहेंगे, और हम तो सब एक क्लास के, एक कॉलेज के बच्चे हैं, और हम तो समझते हैं कि एक फैमिली है। जी। हालांकि उस वक्त में गिनती के तौर पर मुसलमान बच्चे सिर्फ उस 10,000 में 2 थे, मात्र 2 थे। मेरा नाम मकसूद अहमद और दूसरे बच्चे का नाम शहजाद। वो मोदी के पास एक गांव कलसीना था, वहाँ के रहने वाले थे। वो कॉमर्स में थे और मैं MSc में था। लेकिन इसके बाद भी वहाँ का जो स्टूडेंट्स का जो प्रेशर था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे, वो वहाँ से मुझे ले नहीं जा सके और बच्चों ने मुझे अपने साथ रखा। मकसूद जी, तो आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि समाज जो कैंपस, कॉलेज के कैंपस के बाहर, यानी गेट के बाहर का जो समाज था वो डाइवर्ट हो रहा था। 84 की कहानी आप कह रहे हैं, 87 की। तो उस समय का समाज गेट के बाहर बदल रहा था, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी आपको कॉलेज के कैंपस में देखने को मिल रहा था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल कायम कर रहा था। न सिर्फ एकता की मिसाल थी जी, बल्कि वो हिंदुस्तान की सही पिक्चर और सही तस्वीर थी। जी बिल्कुल। ये सिर्फ वहाँ का नहीं था, बल्कि उस वक्त में मेरठ में बहुत सारे ऐसे हिंदू परिवार थे जो मुसलमानों को अपने घर में छिपा रहे थे, और ऐसे बहुत सारे मुसलमान परिवार थे जो बनिए ब्राह्मण, हिंदू, ऐसे दलित को अपने घरों में रख रहे थे। समाज के वो कम तादाद में जो लोग होते हैं जो मोटिवेशनल तरीके से, इमोशनल तरीके से लोगों की भावनाओं को भड़का के, और जो दो कम्युनिटी को आमने सामने लड़ाते हैं, ना तो वो कभी इस हिंदुस्तान में सफल हुए हैं और ना ही ऐसी हमें उम्मीद है ना कभी सफल होंगे। मोदी नगर की इस जर्नी के बाद मैंने रोहतक में MD यूनिवर्सिटी के अंदर BEd किया, और वो सन था 89 और 90 का, जिसमें लाल किशन आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे। तो उस वक्त बड़ा माहौल ख़राब था हिंदुस्तान के अंदर, और जगह जगह इमोशनल नारे लगाए जाते थे। लेकिन मुझे रोहतक में, हाथी में, हिसार में और वहाँ के बच्चों के साथ रहने में एक बाल बराबर भी कोई दिक्कत कभी नहीं आई।
और मैं बिल्कुल ऐसे ही रहता था जैसे मैं उनका परिवार का हिस्सा हूँ। मेरी एक खुशकिस्मती समझिए या बदकिस्मती समझिए कि मैं किसी एक दिन भी मुस्लिम स्कूल या मुस्लिम मदरसे या मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। अब ये मेरा सौभाग्य है, दुर्भाग्य है, ये तो समाज को तय करना है, लेकिन मैं किसी एक मुस्लिम स्कूल में एक दिन भी नहीं पढ़ा। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अजमेर गेट एंग्लो अरबिक स्कूल में आया तो वहाँ लोग यही देख रहे थे कि ये सिंपल से गाउन से चप्पल पहन के आदमी आए हैं और हम लोग सूटेड बूटेड और शेरवानी पहन के आए हैं। तो वो पहले से मजाक उड़ा रहे थे कि भाई आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपकी तो नौकरी लग जाएगी, इस तरह की बात कर रहे थे। और यकीनन उस वक्त जो हमारे जो गुरु थे उन्होंने जो हमें शिक्षा दी और गहन समीक्षा हमने अपने जो विषय पे की, उसकी वजह से जो वहाँ चीफ सेल के जो मालिक थे उस वक्त AR शेरवानी वो चेयरमैन थे, और जो डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट के जो निदेशक मंडल के लोग आए हुए थे, बंसल मैडम, तो वो कहते थे कि भाई इनको इतनी नॉलेज है, ये तो सवाल का जवाब ही देते चले जा रहे हैं। इंटरव्यू हमने 5-5 मिनट सब का लिया, 35 मिनट से ज़्यादा हो गए, इनको तो हम नहीं काट सकते। तो 92 और 9 अक्टूबर को मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन जिनका 13 अक्टूबर को सिलेक्शन हुआ उनकी जॉइनिंग को इसलिए कि मुझसे सीनियर हो जाएं, 9 और 13 वालों को एक साथ ज्वाइन करा गया। तो मैंने देखा कि मुस्लिम स्कूल के अंदर इस्लाम नहीं है, इनजस्टिस मेरे साथ हो गया पहले दिन, अव्वल दिन, और फिर तो अप्रूवल की फाइल आने में भी 7 महीने लगे। तो जो हालात इस वक्त हैं, एक ज़माना हिंदुस्तान का वो भी था कि अगर कोई मुसलमान निकलता था तो हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई वो कहते थे कि इनसे फैसला करवा लो, ये गलत फैसला नहीं करेंगे। आज वो ज़माना आ गया कि लोग कहते हैं मुसलमान ने तो गलत ही होगा। ये जो धारणाएं बनी हैं, जो हमने अपने को बदला है और हम इस्लाम से जो अलग हुए हैं, इसने पूरे समाज को विचलित कर दिया। काश हमारे समाज में शिक्षा के महत्व को समझकर और इन बातों को आगे बढ़ाकर और हम अपना रोल मॉडल अगर इस्लाम और कुरान को मान लें तो APJ कलाम जैसे नौजवान हमारे अंदर पैदा शुरू हो जाएंगे। मकसूद जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह का हमारा समाज बदला है और जिस तरह का समाज हमारा अब होता जा रहा है, उसके पीछे शिक्षा का अभाव ही एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है? चाहे राजनीतिक दिग्भ्रमिता कुछ भी हो, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो अपने IQ का यूज करते हुए इस तरह के माहौल को एडॉप्ट नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि शिक्षा तो उसका महत्वपूर्ण अंग है ही। शिक्षा के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे जो कम्युनल माहौल बन रहा है, जो नफरत आपस में पैदा हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नफरत पैदा करने वाले और नफरत जिनके अंदर पैदा हो रही है वो अल्पसंख्यक है, वो कम तादाद में है, जो अपने को अपनी राजनीति में सुख भोगने के लिए, अपनी को कुर्सी पाने के लिए और समाज को लड़ा करके, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, हमारा ध्येय किसी पार्टी का नाम लेना या किसी पार्टी को प्रमोट करना या किसी पार्टी को डिग्रेड करना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर वो व्यवस्था पैदा करना है जिससे समाज के अंदर जो हमें डॉक्टर APJ कलाम ने, जहां वो एक तरफ राष्ट्रपति थे, दूसरी तरफ साइंटिस्ट थे, हमें इस तरह से रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जो हमारे हमदर्द यूनिवर्सिटी के फाउंडर एक तरफ हकीम हैं और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, हमें इस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा कि एक तरफ MBBS डॉक्टर हैं, दूसरी तरफ अल अमीन मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं डॉक्टर मुमताज़ खान बंगलौर में। हमें ऐसा रोल मॉडल बनना पड़ेगा जैसे अल फलाह के मालिक हम्माद साहब हैं और वो अपना मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। हमें एक ऐसा रोल मॉडल बनना पड़ेगा जिसे वली रहमानी बिहार के रहने वाले हैं, 30-30 का नारा देते हैं और 30-30 उनके बच्चे IIT बन जाते हैं।
हमें तो रोल मॉडल वो बनाना है जिसके शिक्षा का महत्व सिर्फ उसकी पढ़ाई से मतलब नहीं, बल्कि उसके सामाजिक सोच और उसका आर्थिक विकास। और जब आर्थिक विकास उसका होगा तो ये उसका विकास नहीं काउंट होगा, बल्कि देश का विकास काउंट होगा। आप शिक्षा का अलग जगा रहे हैं पुरानी दिल्ली में, विस्तार से बताएं। मैंने जो यहाँ 1990 से काम शुरू किया है और फिर गवर्नमेंट ने 1996 में हमारा जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ और हमें काम करने का मौका मिला, तो यहाँ तकरीबन 150 से ज़्यादा तो गवर्नमेंट जॉब में लोग सेलेक्ट हो गए हैं। जैसे 7 लड़के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगे हैं, कुछ पुलिस में भर्ती हुए हैं, कुछ एमसीडी के अंदर डिस्पेंसरी में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ और जो और महकमे हैं बैंकों में और जो एनडीएमसी में, अलग अलग जगहों पे। तो वो लोग जो ये कहते थे 90 में और 96 तक कि हमारे यहाँ नौकरी करना पसंद नहीं करते, अब उनके घरों में जब लाखों रुपए आने लगा तो अपने बेटों को लेकर आते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ा दो, आपने भी हमें पढ़ाया था। 20-22 लड़कों ने फार्मेसी की। ये जो बच्चे आते हैं आपके पास सिर्फ मुस्लिम कौम के बच्चे होते हैं या कि अलग अलग भी? ये अलग अलग सभी कम्युनिटी के होते हैं, लेकिन चूंकि पुरानी दिल्ली में मुसलमानों का रेशो ज्यादा है इसलिए इसमें मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम की होती है। आप बता रहे थे कि इसे बिहार से भी बच्चे आपके पास आते हैं। बिहार के तो अभी भी बैठे हैं, पंजाब से भी बच्चे आपके पास बिहार के तो अभी बैठे हैं। जी जी बिल्कुल, कई जिलों के बैठे हैं। जी जी बिल्कुल, बिहार के तो हर वक्त हिंदू मुस्लिम सारे बच्चे आते हैं, सब आते हैं इसमें, लेकिन ज्यादा जो रेशियो मुसलमान का ज्यादा होता है। और हम ये भी समझते हैं कि चूंकि इनमें शिक्षा का जो अनुपात है वो देश के औसत अनुपात से इनमें शिक्षा कम है, तो इनके लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो हमारा, लेकिन हम अगर दूसरी कम्युनिटी का कोई आदमी आता या अपना बच्चा उसका आता तो उसे हम कभी वापस नहीं करते और ना कभी वापस करेंगे, क्योंकि शिक्षा का मैदान तो सबके लिए है। तो आप किस तरह से किस बच्चों को शिक्षित करते हैं, क्या क्या शिक्षा उसको देते हैं? शिक्षा का जो हमारा वो है कि एक तो हम महात्मा गांधी के उस फॉर्मूले पे चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि एक व्यवसायिक कोर्स बच्चों को कराना चाहिए, स्किल, जिसका सरकार आज ये कह रही है कि स्किल डेवलपमेंट का प्रमोशन करो, स्किल इंडिया के तहत। स्किल इंडिया के तहत कांग्रेस उससे ये कहती थी खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के तरीके से, तौर तरीके से उन्हें ट्रेनिंग कराओ, जो पापड़ बनाने हैं, अगरबत्ती बनानी है। कांग्रेस भी उसी काम को कर रही थी, मौजूदा सरकार भी उसी कर रही है और महात्मा गांधी के सपने को सब लेके चल रहे हैं। तो अब जैसे हम अगरबत्ती का अपना यहाँ काम करवा रहे हैं, बच्चों को मोमबत्ती का काम करवाते हैं, मेहंदी का सिखा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं और ब्यूटिशियन का हम यहाँ काम करवाते हैं। तो बच्चे, जैसे सिलाई का एक बच्ची ने काम सीखा तो घर जाकर के 2 जोड़ी कपड़े भी उन्हें सिल लिए सुबह शाम तक, तो 500-600 रुपये उसके हो जाते हैं, तो उसका 15,000 में परिवार चल जाता है। तो हम समाज में जो भिखारीपन है उसे खत्म करके और उनके अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी तरह से सफल हैं। जो बच्चे कबाड़ का काम करते थे आज वो अरबिन हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर खरीद के बैठे हुए हैं। 20-22 लड़के, कुछ लड़के हॉस्पिटल बना के बैठे हुए हैं, कोई लड़के शाहीबाद इंडस्ट्री में अपना काम कर रहे हैं। एक लड़का तुर्कमान गेट से आता था और वो कबाड़ी का स्क्रैप का काम करता था, तो उसने पूरे कबाड़ सिस्टम को अपनी जो इंडस्ट्री लगाई है मसूरी में वो रिसाइकिल की लगाई है, वेस्ट मैनेजमेंट, वसीम मलिक। तो उसने वेस्ट को जमा किया, यहीं का रहने वाला, कूड़ा कचरा देखा, लेकिन कूड़े कचरे का सदुपयोग कर लिया और वो रिसाइकिलिंग का प्लांट में वो करोड़ों रुपए। देखिए, शिक्षित होने के बाद लोग कहां से कहां तक पहुंच गए। एक मामूली सा लड़का हमारे यहाँ आया था, उसका नाम खलीक था, तो उसके पास कंप्यूटर सीखने के पैसे नहीं थे। जब उसने कंप्यूटर सीखा तो उसने थोड़ा सा काम किया तो उसे कुछ ऑर्डर मिले और आज की डेट में वो अपनी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री शाहीबाद इंडस्ट्री एरिया में चला रहा, जो उसने मंदे वक्त में अब से 8-10 साल पहले 4 करोड़ की खरीदी थी। तो वो लड़का जो यहाँ 100 रुपये महीना फीस नहीं दे सका, जो रजिस्ट्रेशन के 100 रुपये हमारे होते हैं उसको भी पे नहीं कर पाया, आज वो लाखों लाख रुपए दूसरों के गरीबों के काम में चैरिटी कर रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये इस तरह से हम नहीं कह सकते कि हम यहाँ नाकाम हैं, बल्कि पूरी तरह से हम यहाँ सफल हैं। और जो हम पहले जब यहाँ आए थे
तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ लोग शराब पी रहे हैं, लोग स्मैक पी रहे हैं, लोग चर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग जो है गालियाँ दे रहे हैं। आप किसी गली में आप जाओगे तो गालियों की आवाज़ शायद कम दिखाई देगी, और शराब पीता हुआ तो कोई नज़र ही नहीं आएगा। अगर वो अपने घर पे दरवाज़ा बंद करके पीता होगा तो पीता होगा। ओपनली शराब, ओपनली जुआ, ये सब यहाँ ख़त्म हो चुका है, और हमें उम्मीद है कि आगे जाके और अच्छा होगा। जहाँ तक मैं देख रहा था फोटोग्राफ्स में, ऐसा दिख रहा था कि आपके पास आरएसएस के लोग भी आते हैं, कांग्रेस के लोग भी आते हैं, बीजेपी के लोग भी आते रहे हैं। आपको बहुत सारा अवार्ड दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में। थोड़ा विस्तार से इस पर चर्चा करें। एक वक्त तो ऐसा था कि एक दिन यहाँ आम आदमी पार्टी के जितने भी बोर्ड के चेयरमैन थे, उर्दू अकादमी और माइनॉरिटी कमीशन और जो उनके हज कमेटी, सारे चेयरमैन यहाँ बैठे हुए थे। तो लोग परेशान थे कि ये तो आम आदमी के सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हालांकि वो आम आदमी सरकार का हिस्सा होता है। जी जी। ऐसे ही अभी मेरे पास संघ के एक बहुत बड़े जो अनिल गुप्ता जी, अनिल कुमार जी, दयानंद त्यागी जी आए, तो बड़ी जिम्मेदारी है संघ की उनके पास। उन्होंने कहा कि हम आपके काम को सलाम करना है, अपना एजेंडा लेके नहीं आए, जो आप ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं। तो वो भी उसको प्रशंसा करके गए। डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ आते ही रहते हैं, विजय गोयल यहाँ आते रहते हैं, और ना सिर्फ ये इस तरह के लोग आते हैं जिनको हम ये कह दें कि फला पार्टी के हैं। दिल्ली के शाही इमाम, फतेहपुरी के इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम, उनका भी आना जाना लगा रहता है। उनके अपने बच्चों को शिक्षा भी यहीं दिलवाई, और समाज के जितने भी RWS हैं और यहाँ के लोकल लोग हैं, सिवाय उन लोगों के जो बिल्डर लॉबी होती है, जो सोचती है इस जगह को हम जो है इनसे छीन लें, जब्त कर लें, अलॉटमेंट कैंसिल करा दें और यहाँ फ्लैट बना लें। एक लॉबी जो शहर में इस तरह की काम करती है, जो सरकारी जगहों पर फ्लैट बनाती है, जो सरकारी जगहों पर उनके होटल बने हुए हैं, जो सरकारी जगहों पर उनके कटरे बने हुए हैं, और उससे वो नाजायज पैसा कमाते हैं, वो ज़रूर ये चाहते हैं कि वो इस सेंटर को पूरी ताकत के साथ ख़त्म कर दें। नहीं, ये समाप्त नहीं होगा, इसको ख़त्म नहीं करने देंगे। इससे पहले सिकंदर बख्श जो हाउसिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ लड़कियों का स्कूल बनाया था। उनकी हिम्मत जब बढ़ी, जब सिकंदर बख्श जैसा कद्दावर आदमी कमरा बंकस में लड़कियों का स्कूल बना रहे होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पत्थर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी फीता काट रहे हैं, और इस सब के बावजूद यहाँ के जो लैंड माफिया हैं, वो अटल आडवाणी पे उन्होंने पत्थर के साथ वो टमाटर फेंकवाए, और वो लड़कियों का स्कूल जहाँ बनना था उसका पत्थर तोड़ कर फेंक दिया, और आज तक वो 1996 से आज तक पेंडिंग है, जिससे इस इलाके में लैंड माफिया की हिम्मत बढ़ी कि हमने सिकंदर बख्श जैसे आदमी को स्कूल नहीं बनाने दिया। तो मुझे भी स्ट्रगल करते हुए एक ज़माना हो गया, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, अंधेरा फैलाने का, हम अपनी रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं। तभी तो जिसका कोई नहीं उसे पढ़ाने वाला आपको कहा गया है। हाँ, ये नवभारत की एक वो है स्टोरी, पहले पेज की। आप कहाँ लक्ष्य कहाँ देखते हैं, बच्चों में क्या देखना चाहते हैं आप? बस लक्ष्य हम ये देखते हैं कि हमारा लक्ष्य इतना आगे बढ़ जाए कि हमारा जो भारत है वो उसकी सरहदें टूट जाए, और एक अखंड भारत वो बन जाए जो पहले हमारे देश की राजधानी बनी थी अस्थायी सरकार की कंधार में। तो मैं तो अपने भारत को अखंड भारत देखना चाहता हूँ। आपकी संस्थान के बारे में डिटेल जानना चाहता हूँ, और संस्थान के लिए देखिए, हर चीज़ को चलाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अर्थ। पैसा कहाँ से आता है, और उसके लिए आप क्या क्या करते हैं और कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पर ज़्यादा डिटेल बताएं। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 1,82,000 रुपये एक महीना मिलता है, वो मेरे वेतन का होता है। तो मैं उसका एक बड़ा हिस्सा, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक बायोलॉजी में लेक्चरर हूँ, और मुझे गवर्नमेंट उसके अच्छे खासे पैसे देती है सरकारी उसमें जी। और मैं उसका एक हिस्सा इस ट्रस्ट में हर महीने डालता हूँ जी। तो एक तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम ये हो जाता है। दूसरे, जो हमारे परिवार के लोग हैं वो वैतनिक नहीं है, अवैतनिक काम करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा इस पे प्रॉब्लम नहीं होती, और कुछ हमारे ट्रस्ट मेंबर हमारे ट्रस्ट के फंड में डोनेट कर देते हैं, उनको इनकम टैक्स में बेनिफिट हो जाता है। 80G हमारे पास है, 12A हमारे पास है। किस नाम से ट्रस्ट है आपका? अल्लामा रफीक ट्रस्ट के नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन है, और इनकम टैक्स में 50% उसका डिडक्शन हो जाता है।
और उसमें छूट मिल जाती है। एक तो हमारे मेंबर्स और कुछ हमारे जो जो हमारे काम को जानते हैं वो हमें कुछ डोनेशन भी देते हैं। और जितने बच्चे पढ़ते हैं इनसे भी हम रजिस्ट्रेशन के नाम से 200 रुपये पर बच्चा लेते हैं। ये One time. रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन तो इससे भी हमें थोड़ी, मंथली? इससे हमारी स्टेशनरी और इससे बहुत सारे खर्चे हमारे इस पैसे से निकल जाते हैं जो हमारे एडमिशन होते हैं। मंथली भी कभी कुछ बच्चे दे देते हैं 100 रुपये 200 रुपये, कुछ बच्चे नहीं देते। हर साल लगभग कितने बच्चों को आप पढ़ाते हैं और उसमें सफलता का रेशियो और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का रेशियो क्या होता है? ये लगभग तकरीबन 800 के करीब बच्चे हमारे यहाँ जो है इस वक्त हर साल पढ़ते हैं हमारे दिल्ली के संस्थान में, और जो हापुड़ में अल्लामा रफ़ीक इंस्टीट्यूट है दोनों संस्थान में मिला के 800 करीब। और इन 800 में सबसे खुशगवार बात हालात ये है कि इसमें ज़्यादातर यानी 800 में 500 लड़कियां होती हैं, 300 लड़के होते हैं। इसमें लड़कियों में लड़कों में तकरीबन 40% हिंदू बच्चे होते हैं और 60%, कभी 50 भी हिंदू हो जाते हैं, कभी 40, कभी 30 और कभी रेशो 53 भी हो जाता है, लेकिन मिला जुला रहता है। तो ये रेशो उनका होता है। तो उन सब से हम 200 रुपये जो लेते हैं तो वो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। कुछ हमारे ट्रस्ट के FDR भी हैं जिसका इंटरेस्ट हमें मिलता है, उससे कुछ हमारा फायदा हो जाता है। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। भगवान आपको और भी सफलता दे और जो आर्थिक समस्याएं आ रही है उसका भी समाधान निकलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग आगे आकर आपके जैसे लोगों का सहयोग करेंगे। मेरी हिम्मत को सराहो यारो, मेरी हिम्मत को सराहो यारो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो यारो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। तो इस शब्द के साथ मैं समाज के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर हम इस पर हम खुश होते रहे कि सर सैयद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दी और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामी बना दी, हम अपने बारे में सोचें कि हमने क्या काम किया, तो हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन इस तरह के संस्थानों में हो जाए, हमारा भी कुछ सामाजिक कार्यों में हिस्सा हो जाए, चाहे वो बच्चे भेजकर या दान करके या किसी को मोटिवेट करके या किसी की नौकरी लगवा के या किसी और इनडायरेक्टली कमरा बनवा के, लैब बनवा के। अभी हमारा वहाँ इंटर कॉलेज का जो रिकॉग्निशन रुकी पड़ी है वो इस बात पर रुकी पड़ी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब पूरी नहीं है। अदरवाइज हमारी जो क्लास है वो 10th में जैसे हमारे 200-300 बच्चे होते हैं वो बढ़ करके हमारे 600 हो जाएंगे और 12th तक हमारा स्कूल हो जाएगा। तो मैं तो अपील यही करता हूँ कि समाज के सब लोगों को इस अच्छे कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए और जुड़ना चाहिए। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। भगवान आपको सफलता देते रहेंगे। यही नहीं, जो भी बाधाएं हैं वो भी धीरे धीरे छटता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बार बार मिलते रहेंगे। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसके लिए शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।